नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शहर। मैं हूं आपके साथ आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। अब कांग्रेस महासचिव मदन शर्मा ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मदन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को मदन शर्मा ने अपना इस्तीफा भेजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के करीबी माने जाते हैं मदन शर्मा। पहले ही बीजेपी में सुरेश पचौरी शामिल हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस महासचिव, एमपी कांग्रेस महासचिव मदन शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी है। अपने सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। धार के भोजशाला और मौला मस्जिद में 14वें दिन का सर्वे खत्म हो गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे के 14वें दिन एएसआई के 20 अधिकारी और 31 मजदूरों ने विवादित इमारत में प्रवेश किया। शाम 5 बजे तक 14वें दिन का सर्वे चला। वहीं भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्वे की कार्रवाई में भाग लिया, साथ ही इमारत के अंदर बाहर सर्वे किया। रंजना के मुताबिक टीम ने 13 गड्ढे चिन्हित किए हैं, जिनमें से 3 में खुदाई चल रही है। 13 ट्रेंचेस डिमार्केट करी गई हैं। 13 ट्रेंचेस में 3 ट्रेंचेस में जो एएसआई का एक्सकवेशन है, डिगिंग कह सकते हैं, वो कार्य हो रहा है। ट्रेंचेस का डिमार्केशन हो गया है, उनकी नंबरिंग हो गई है। अभी मैंने शाम को देखा कि T7, T8, L8 करके उनकी नंबरिंग हुई है। देखिए, अभी उनका जो प्रिलिमिनरी वर्क है वो उन्होंने क्लीनिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग वो कर रहे हैं। जीपीआर और जीपीएस के बारे में उन्होंने कहा कोर्ट ने जो भी आदेश दिए, जिस तरीके से दिए हैं, हम निश्चित ही उसको कंप्लाई करेंगे। कार्बन डेटिंग के लिए तो अभी वो कार्बन कलेक्ट करेंगे। C14 की उनकी वैज्ञानिक विधि है, वो प्रयोगशाला में जाएगी, तभी उसका डेट डिटरमिन हो पाएगी। छिंदवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 156 सोने के मंगलसूत्र बरामद किए। बरामद सोने का वजन 724 ग्राम है और एक सोने का बिस्किट भी बरामद किया गया है। पुलिस ने जेवर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर विदिशा से है, जहां पुलिस ने एक आदतन अपराधी को जहरीली शराब के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आदतन अपराधी होने के चलते आरोपी को जिला बदर भी किया गया था, पर उसके बाद भी आरोपी शहर में रहकर अवैध शराब का कारोबार कर रहा था। वहीं अब आरोपी को पुलिस ने अवैध रूप से जहरीली शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जिला बदर का उल्लंघन करने की धाराओं के साथ साथ जहरीली शराब बेचने की धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र का सूचीबद्ध बदमाश है। इसके विरुद्ध 19 प्रकरण गंभीर किस्म थाना में दर्ज है। इसी के चलते इसके जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, किंतु बदमाश द्वारा जिला बदर उल्लंघन कर निरंतर अपराध में सक्रिय रहा और थाना क्षेत्र में अवैध शराब का परिवहन एवं व्यापार कर रहा था। कल आरोपी को 5 लीटर जहरीली शराब और सामग्री के साथ इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। बदमाश के विरुद्ध जिला बदर उल्लंघन एवं 49 का आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इंदौर शहर के जूनी इंदौर पुलिस थाना क्षेत्र के खातीवाला टैंक इलाके से अपहरण का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का अपहरण उसके घर के बाहर से हुआ, जिसकी शिकायत उसकी पत्नी द्वारा की गई। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामले में सक्रियता दिखाते हुए कुछ ही देर संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले में एक शराब ठेकेदार द्वारा यह अपहरण किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्या घटनाक्रम था, ये क्यों लेके गए थे? धारा 365 आईपीसी अपहरण की धारा से कायमी की जा रही है। सर, कौन है ये, क्या काम करता था, कौन लोग लेके गए? अभी फिलहाल उसमें बदापुर में काम करना है, साथ में काम करने बताया। अभी इसकी छानबीन कर रहे हैं और अभी हमें सूचना भी मिली है कि जो अपराध व्यक्ति है उसकी जो लोकेशन मिली है, हमें टीम लगी हुई है और जल्दी जो है इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बिलासपुर से मुन्ना भाई कैंसर स्पेशलिस्ट चर्चा में है। दरअसल यहां एक फर्जी डॉक्टर की सर्जन एसोसिएशन ने सीएमएचओ कार्यालय में डॉक्टर विवेक गहलोत पर फर्जी सर्जन होने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके तहत उन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने तत्परता दिखाते हुए गहलोत हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और एमआईसी को पत्र लिखकर डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि गहलोत पिछले कई सालों से कैंसर सर्जन का गहलोत हॉस्पिटल में बोर्ड लगाकर कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों का इलाज कर रहा है, जिसके बाद सर्जन एसोसिएशन की शिकायत पर सीएमएचओ कार्यालय की टीम ने गहलोत हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, जहां अस्पताल पिछले कई दिनों से बंद की स्थिति में पाया गया, जिसे देखने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जब से डॉक्टरों ने आईएमए मीटिंग में विवेक गहलोत से पूछताछ की, तब से वो बिलासपुर से फरार हो गए हैं। बहरहाल सीएमएचओ का कहना है कि एमआईसी से जानकारी आने के बाद विवेक गहलोत पर दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हमारे साथ में मिलते थे जुलते थे, उन्होंने डॉक्टर बताया, क्योंकि उनको डॉक्टरी के बारे में डिस्कशन करने में हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि उनको चीजें नहीं आती होती। पर धीरे धीरे जैसे समय बीता, कुछ ऐसे बातें हुई हम लोगों के कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब ये चीजें आई तो हम लोगों को डाउट हुआ कि वो सर्जन है प्रॉपर की नहीं है। तो हम लोगों ने फिर जांच करने की कोशिश की, तो हमें उसमें किसी चीज का प्रमाण ऐसा नहीं मिल पाया। तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है हमें दे दें, कहाँ से आपने किया है। तो उन्होंने तो नाम तो बताया, पर उन्होंने डॉक्यूमेंट देने से हमें मना कर दिया। और उन डॉक्टरों द्वारा जब बाद में उनको पता नहीं कैसे ये लगा कि ये गलत बता रहे हैं, तो वहाँ पर पता किया गया, ऐसा उनको ज़्यादा जानकारी दिया गया कि एम्स में पता किए तो पीछे 4-5 साल से कोई भी एमसीएच करके इस नाम के डॉक्टर वहाँ से निकला नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई जगह अस्पताल में वो ड्यूटी करते हैं। तो हमारे द्वारा एक तो एमसीआई को पत्र लिखा गया है कि इस नाम के डॉक्टर हमारे छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि बिना रजिस्टर के जो काम यहाँ करते हैं वो गलत ही है। और उसके बाद अन्य अस्पतालों में पता कर रहे हैं हम लोग कि कहीं उनका सर्टिफिकेट या उसके नाम से अस्पताल को एफिलिएट तो नहीं किया गया है। भिंड में रेत कारोबारियों से विवाद हुआ और विवाद में गोली चली है। आपको बता दें कि रेत के वाहनों से पुलिस की एंट्री वसूली को लेकर विवाद हुआ और विवाद में गोली चल गई और गोली एक युवक को लग गई। वहीं गोली लगने से युवक घायल हो गया और युवक को ग्वालियर रेफर किया गया है। श्योपुर में वन विभाग ने कार्रवाई की है, जहां वन विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त किया। आपको बता दें कि राजस्व और वन विभाग की टीम ने आधा दर्जन थानों की पुलिस के साथ भूमाफिया के अवैध कब्जे पर जेसीबी चलाई है और माफिया के कब्जे से 22 हेक्टेयर जमीन मुक्त कराई है। श्यामपुर और मोरावन में भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे पुलिस प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। मुरैना में लोकसभा के लिए 7 मई को मतदान होगा। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित आस्थाना ने बड़ापुरा के ग्रामीणों को मतदान के लिए प्रेरित किया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कलेक्टर अंकित आस्थाना के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता अभियान के प्रभारी सहित सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तहसील बानमौर के बड़ापुरा गांव में पहुंचे। यहां आयोजित चुनावी चौपाल में अंकित आस्थाना ने ग्रामीणों से कहा कि निष्पक्ष होकर और बिना किसी दबाव और भय के सभी 7 मई को मतदान करने जरूर जाएं। इस अवसर पर गांव के स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी रैली निकालकर गली मोहल्लों में मतदान करने की अपील की। स्वीप की जो हमारी गतिविधियां चल रही हैं जिले में लोकसभा 2024 के दृष्टिगत, इसके तहत हम लोगों ने बड़ापुरा गांव में विजिट किया था। जैसा आपने खुद ही बताया, विधानसभा में इस गांव में वोटिंग का बहिष्कार हुआ था, लेकिन आज लोगों ने यहां पे मतदान करने की शपथ भी ली और उन लोगों ने बताया कि उनकी द्वारा इस बार 7 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। स्कूली बारे में कलेक्टर साहब आए थे और पहले हमने मतदान का बहिष्कार किया था। अब कलेक्टर साहब ने लोकसभा चुनाव पर आकर सुनवाई की आए तो हमने बोल दिया अब पूरा गांव मतदान करेगा। बहिष्कार किया था हमने पिछली बार विधानसभा के चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया था, तो अभी तक मतलब जो किसी ने कोई नहीं आया है ना कुछ मतलब जो सुनवाई की। आज कलेक्टर साहब आए, उन्होंने समझाया अब मतदान करेंगे हम, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो तुम्हारी समस्या है आचार संहिता के बाद में मतलब जो कुछ करेंगे उनका।
बेरला नगर पंचायत के सीएमओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों के साथ बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने सीएमओ पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। आपको बता दें कि बीजेपी संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि वो राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए अध्यक्ष, पार्षद सहित बीजेपी संगठन के पदाधिकारी को धमकी देते हैं कि उनके हिसाब से काम होगा और अगर वो लगातार उसकी शिकायत करेंगे तो फिर वो उन्हें बीजेपी संगठन के पद से भी हटवा देंगे, जिसके तहत बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों ने अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्य निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत करने की बात कही है। यहाँ बेरला में मुख्य नगर पालिका अधिकारी वनीश दुबे जी द्वारा भाजपा के बड़े नेताओं के नाम से धौंस देकर सभी पार्षदों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके द्वारा अवैध तरीके से जो 2 अवैध पट्टा दिया गया है वह बिल्कुल ही अनुचित है। इस संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों के द्वारा शिकायत किया जाएगा और दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई करने के गुहार लगाया जाएगा। राजनीतिक धौंस का ऐसा है तो अब अभी आप ये बताइए कि अगर मेरी राजनीति कितनी वो है ना, तो आज मेरी शिकायत कर ही रहे हैं। अगर मैं सही हूँ है ना, तो उसमें धौंस की क्या बात है। धौंस तो ये दिखा रहे हैं कि हम किस प्रकार से गलत शिकायत करके आपको हटवा सकते हैं और मैं स्वयं भी हटना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पे सभी के साथ में मैंने इतने साल तक साथ बिताया है और आज इस तरीके की स्थिति बनी है, क्योंकि शासन तो जो शासन से निर्देश प्राप्त होते हैं वो मैं कार्रवाई करता हूं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुए हादसे के बाद याचिकाकर्ता सारिका गुरु की बयानबाजी का महाकाल मंदिर के पुजारी और पुरोहित एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक भवन पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पुजारियों ने आरोप लगाया कि सारिका गुरु महाकाल मंदिर सहित अन्य मंदिरों की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। पुजारियों ने दंपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल होली पर्व पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आगजनी हो गई थी। इस घटना में 14 लोग आग की चपेट में आने से झुलस गए थे। देखिए, किसी किसी के जन्म किसी किसी को परेशान करने के लिए ही हुआ करते हैं। अब हमारे मंदिर से जुड़े हुए परिवार के एक पति पत्नी हैं, उन्होंने पूरे मंदिर के उज्जैन शहर के 170 मंदिरों पे पुजारी बनने के लिए आवेदन दे रखे हैं। यह अननेसेसरी परेशान करते हैं और मीडिया के माध्यम से ही आप लोग थोड़ी सी सतर्कता वापरें इन दोनों पति पत्नियों के लिए। ये हमेशा कुछ न कुछ हम मंदिर के खिलाफ, अंडगल प्रबंध समिति के खिलाफ, मंदिर से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ पेपरों में और मीडिया के माध्यम से ये लोग एक शांतिपूर्ण माहौल, चलते हुए माहौल को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। आज उसी तारतम्यता में समस्त पुजारी और समस्त पुरोहित कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और अपनी बात को कलेक्टर साहब की समक्षता में रखा और सबने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी और पुरोहित समिति ने आज आकर के एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कतिपय लोगों द्वारा मंदिर के प्रावधानों को लेकर के और प्रतिनिधियों की नियुक्ति को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने पूरे डिटेल्स दिए हैं। ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। अभी मंदिर के एक्ट, जितने नियम उपविधि बने हैं तथा जो समय समय पर मंदिर समिति के निर्णय हुए हैं, उसका पूरा अध्ययन किया जा रहा है और इसके पश्चात जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। भारतमाला परियोजना के तहत सड़क बिलासपुर से उरगा बाईपास का सड़क निर्माण होना था। इसके परियोजना के लिए किसानों से प्रशासन के सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें अब तक अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। किसानों का आरोप है कि ठेका कंपनी उनकी जमीन से लगातार मिट्टी निकाल रही है, जिस कारण उनकी जमीन बंजर हो गई है। किसानों ने साथ ही ये भी कहा कि पिछले 7 साल से सरकार उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। हमन के पूरा मिट्टी खोद के ले गए, मुआवजा अलग नहीं दिए है। मिट्टी खोद होकर कारण पूरा मेड़ कट गए, मेड़ कटे पानी नहीं रुकत होकर कारण खेती भी नहीं हो पाती। प्लस 2 साल के एग्रीमेंट है कर किराया के, ओकर भी पैसे हमारा नहीं दिए है और मुआवजा के भी एक पैसा नहीं दिए है। मिट्टी खोद खुदा के ले गए थे। वो आजकल डॉक्टर साहब भर भी गैर ये पुल वाला मन और मिट्टी को उपयोग करते नदिया में लेके पाड़ते ताकि उनकर गाड़ी आवाजाही हो सके करके।
ओंकारेश्वर में एशिया का सबसे बड़ा पानी पर तैरता सोलर पावर प्लांट बन रहा है। सोलर पावर प्लांट की लाइन का ट्रायल पूरा हो गया है। यहां 100 मेगावाट क्षमता का पहला ट्रांसफार्मर चार्ज होने के बाद काम करने लगा है। इससे केलवा खुर्द के पास बैक वाटर में स्थित एम्प कंपनी के पावर प्लांट तक सप्लाई पहुंच गई है। अब एम्प के प्लांट में अन्य उपकरणों की टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर पहले चरण में 2-3 दिन में 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। यहां से खंडवा के 6 गांव माखन ग्रिड तक बिजली पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद MPPMCL के माध्यम से प्रदेश के जिन स्थानों पर जरूरत होगी वहां इस प्लांट से बनने वाली बिजली दी जाएगी। इस महीने के आखिर तक काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद प्रदेश को सोलर पावर से बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ओंकारेश्वर में लगाया जा रहा है और अभी टेस्टिंग चल रही है और लगभग यहाँ पे कुल मिला के 100 मेगावाट बिजली उत्पादन का उद्देश्य है और उम्मीद है कि अगले सप्ताह से ये अभी चूँकि हमारा 25 या 50 मेगावाट से ही शुरू होगा, पर अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। ग्वालियर में ई व्हीकल चार्जिंग के लिए नगर निगम ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 5 चार्जिंग स्टेशन तैयार किए। इन स्टेशनों की रखवाली के लिए निगम ने सीसीटीवी भी लगाए हैं, लेकिन समस्या यह है कि इन स्टेशन पर बिजली ही नहीं है। देखिए ग्वालियर से एनडीटीवी संवाददाता देव श्रीमाली की रिपोर्ट। जो राशि हमारे पास जमा होती है वो सुपरविजन चार्जेस की जमा होती है, वो पूरे जो एस्टिमेट राशि होती है उसका 5% होता है सर। बाकी जो कार्य है वो जो एजेंसी है उसको खुद ही कराना होता है। वो टेंडर निकालेंगे या जो भी उनका प्रक्रिया है वो उन्हें पूर्ण करनी पड़ेगी और एक कार्य कराना पड़ेगा। हमारा काम तो सिर्फ उसमें देखना है कि जो कार्य हो रहा है वो जो स्वीकृत एस्टीमेट के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा, जो खंबे लग रहे हैं, ट्रांसफार्मर लग रहा है, वो निर्धारित मानदंडों पर मानक प्रक्रिया के साथ लग रहा है कि नहीं लग रहा। हमारा काम सिर्फ सुपरविजन करना होता है। नगर निगम द्वारा 5 ही चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं और उनके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो कर ली गई है और एमपीवी को उसकी जो राशि है वो भी जमा करा दी गई है। अब उस राशि का अभी क्लियरेंस एमपीवी से अभी हो नहीं पाया। जैसे उसका क्लियरेंस हो जाएगा तो वो ट्रांसफार्मर लगा देंगे और हमारे स्टेशन चालू होना शुरू हो जाएंगे। ई रिक्शा हो या ई स्कूटर हो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार भी यही चाहती है कि ई व्हीकल का बढ़ावा दिया जाए, बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ाया जाए, जिससे कि प्रदूषण पर रोक लगे और पेट्रोल और डीजल पर होने वाली जो खपत है उसको कम किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ग्वालियर में ये है कि ये ई चार्जिंग की व्यवस्था है ही नहीं। अभी अगर कोई स्कूटर लेकर निकलता है और उसकी गाड़ी बीच में बंद हो जाती है तो उनके पास इसको चार्ज करने का कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, बल्कि 2 विभागों के बीच में ये ई चार्जिंग का जो सेंटर है, स्टेशन है, ये बंद पड़ा हुआ है क्योंकि बिजली विभाग ये चालू इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इसमें अभी तक ट्रांसफार्मर की जो एनओसी है वो नहीं दी गई है और बिजली विभाग का कहना ये है कि हमारा काम तो सिर्फ एनओसी देना है, बाकी लगाना इन्हीं का काम है। 1 करोड़ 56 लाख की लागत से ग्वालियर में ऐसे एक नहीं 5 जगह पर ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन चालू एक भी नहीं और महीनों से ये सफ़ेद हाथी की तरह पड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इससे क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह का क्या ये बनाया गया, क्या मतलब है इसका। सर देखिए, जैसा कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने के लिए, चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर आदमी नहीं डलवा पा रहा है, तो ईवी का एक ऑप्शन जो है सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। अब लोग इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर, यहाँ तक कि कारें भी चला रहे हैं। इंदौर में तो बसें भी चल रही हैं, लेकिन चार्जिंग की एक बड़ी समस्या है क्योंकि कहीं भी सेटअप नहीं है। हमारे ग्वालियर में जैसे 5 जगह पे बताया 1.5 करोड़ की लागत से यहाँ ये स्टेशन बना दिए गए, लेकिन चालू नहीं है। तो ऐसे में लोगों के साथ बड़ी समस्या होती है कि घर से निकले पता चलता है कि आपकी गाड़ी 100% चार्ज है, लेकिन रास्ते में पहुँचते पहुँचते 70 और धीरे धीरे 30 के आसपास पहुँची, तो लोग वापस घर कैसे पहुँचेंगे, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती क्योंकि रास्ते में कहीं भी इस बात की व्यवस्था नहीं है कि कहीं आप जो चार्जिंग स्टेशन है जहां आप विकल्प के तौर पर उसे चार्ज कर सकें। लोगों ने चार्जर अपने घर में तो इंस्टॉल करा रखे हैं, लेकिन बाज़ार में उनके साथ ऐसी कोई समस्या आती है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे।
हज़ारों की संख्या में ई रिक्शे ग्वालियर में मौजूद हैं, लेकिन उनके पास कोई चार्जर की व्यवस्था नहीं। एक तरफ कॉमर्शियल चार्जिंग ना होने के कारण बिजली विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करता है और दूसरी तरफ जो चार्जिंग स्टेशन है वो बनने के बाद भी बंद खड़े हुए हैं। तो किस तरह की ये समस्याएं आती हैं? ये देखिए, दोनों ही बातें हैं। दरअसल मैं अपने साथ का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मैं एक बार खुद ही अपने छोटी बहन का इलेक्ट्रॉनिक जो हमने बाइक उसको अभी दिलवाई थी उसको लेके गया था और मिनिमम 3 से 4 घंटे में वो ख़त्म हो गई। तो मुझे ये सोचना पड़ रहा था कि मैं वापस कैसे आऊँ, तो मैंने उसको ऑटो में रखवाया और उस तरह वापस आया। अगर ये जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह की चार्जिंग व्यवस्था शहर में जो 5 जगह लगी हुई है, अगर ये प्रॉपर तरीके से चालू हो जाए तो ना जाने कितने लोगों का भला होगा, और भला तो होगा ही, साथ में आय भी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो नगर निगम ने 1.5 लाख 1 करोड़ और 50 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं, उसके बावजूद भी इन स्टेशनों को चालू नहीं किया गया। समस्या जो की त्यों बनी हुई है और ये सफ़ेद हाथी बनकर खड़े हुए हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। खबर उमरिया से है, जहां बाघों के लिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला जारी है। प्रबंधन इन मौत को रोकने की कोशिश कर तो रहा है, पर विभाग इसमें असफल हो रहा है। नतीजा आए दिन हो रहे बाघ की मौत से वन्य जीव प्रेमियों में निराशा का माहौल है। आपको बता दें कि साल 2024 में महज 3 महीने के भीतर ही यहां पर 9 बाघों की मौत हो चुकी है। बीते साल की तुलना में यहां बढ़ी हुई बाघ मृत्यु दर ने वन विभाग के कुप्रबंधन को उजागर करने का काम किया है। हम आपको बता दें कि उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 2022 की गणना में 165 बाघ पाए गए थे। वहीं पूरे प्रदेश में बाघों की संख्या के लिहाज से बांधवगढ़ नंबर 1 पोजीशन पर रहा है, पर अब बाघों की मौत यहां चिंता का विषय बनती जा रही है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।